श्रद्धेय प्रदीप चौबे किसी नर्सिंग होम के सामने से निकल जाए तो वहां बच्चा रोता हुआ नहीं, हंसता हुआ पैदा होता है। और मैंने जैसा बताया कि भिंड, मुरैना, ग्वालियर में रहते हैं, जंगल में बंगला बना रखा है। एक दिन दोनों पति पत्नी अकेले घर में चोर घुस आया। चोर ने कहा कि चोरी करूं, अगर कोई जग जाए तो मर्डर भी करता हूं। प्रदीप जी तो हरफन मौला कवि हैं, झट हमारी भाभी जी को आगे कर दिया, बोले लेडीज फर्स्ट। चोर ने इतनी भद्र महिला पहली बार देखी। चोर ने कहा आपका नाम? भाभी ने डरते डरते बताया मेरा नाम शकुंतला है। तो चोर और भावुक हो गया, रोने लगा, बोले मेरी माँ का नाम शकुंतला है, अब मैं शकुंतला नाम की किसी महिला को नहीं मार सकता। अब उनने प्रदीप जी की तरफ देखा, भाई अपना नाम? बोले नाम तो मेरा प्रदीप चौबे है, लेकिन मोहल्ले वाले मुझे भी प्यार से शकुंतला ही कहते हैं। गणपति हैं लेकिन इस नंबर पे आ रहे हैं, लड्डू का भोग लगाते हैं, इतना खाते हैं कि फिर तो मैं चाहता हूं एक बार पूरा सदन आदरणीय प्रदीप चौबे के लिए ताली बजाए। लेकिन मैं उनके लिए कहता हूं कि प्याली से तुम पी चुके, अब लोटे की बारी है। इन पतले कवियों ने कविता पढ़ी, अब इस मोटे की बारी है। जोरदार तालियां बजाइए भाई श्री प्रदीप चौबे, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आप सबको मैं भी प्रणाम करता हूं। सारी तालियां तो डॉक्टर सुरेंद्र दुबे ही ले गया। हाँ बहुत है, लेकिन इस चौबे के हिस्से में कुछ बच जाओ तो अच्छी बात है। मैंने तालियां बजाने के लिए बिल्कुल नहीं कहा, मैं तालियों के लिए कभी नहीं कहता हूं साहब। मैं बिना तालियों को भी अपना काम चला लेता हूं। मैं कॉन्फिडेंस वाला कवि हूं। आजकल मंच में बहुत तालियां बजवाई जाती हैं, शशिकांत संचालक ताली बजाओ ताली बजाओ। मैं से कहता हूँ ये लोग क्या तालियां बजाने वाले लोग हैं क्या? और आप संख्या में बहुत हैं साहब। मैं तो वो कॉन्फिडेंस वाला कवि हूँ कि एक भी समझदार सामने बैठा हो तो पूरी रात अकेले निकाल लेता हूँ। यहाँ पर होंगे मेरे ख्याल से 25-30 हजार आदमी। अभी बरेली में उत्तर प्रदेश में 60,000 आदमी पंडाल में था और 60 कवि मंच पर थे। रात के 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर आया तो सुबह के 4 बज रहे थे, क्योंकि मेरा तो बाद में आता ही है सीनियर। 8 बजे शुरू होने वाले प्रोग्राम में जब मेरा नंबर आया तो सुबह के 4 बज रहे थे और पंडाल में केवल 2 लोग बचे थे, एक सुनने वाला, दूसरा सुनाने वाला। कोई और होता तो बेहोश हो जाता। लेकिन मैं तो कॉन्फिडेंस वाला हूँ, जैसे बताया मैंने। मैं न घबराया और मैंने एकमात्र श्रोता के सहारे अपना मजमा जमाया। मैंने कहा आप जरूर मेरे लिए बैठे हैं। वो बोला नहीं, आपके बाद मेरा नंबर है। तो बात मेरी तो हो गई थी वहाँ पर। लेकिन मैं क्या करूं साहब, मैं भी एक अच्छा कवि हूं, मैं भी एक गंभीर आदमी हूं, लेकिन मुझे प्रस्तुति ऐसा करते हैं कि लोगों को हंसी आए। बोल दिया मोटे मोटे, मैं मोटा नहीं हूं साहब। अब क्या बताऊं, एक बोला मुझसे पिछले दिनों, बड़े फूले फूले लग रहे हो। मैं कहा फूला नहीं हूं, मैं सूजा हुआ हूं, घर से आ रहा हूं। अब समझ लो इनके घर में कितनी रेपुटेशन है। मैं दूसरे के घर की बात कर रहा हूं। आप तो मेरा मजा लीजिए। हम हाथ सर से कवि हैं, ऐसे ही अपना काम चलाते हैं, हंसी बात सुनाते हैं। मैं तालियों के लिए नहीं कहता। मैं मोटा जरूर हूँ साहब, लेकिन आपका मत रखना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँ कि ऐसा कहा जाता है। अभी कह दिया गया कि गणेश जी आदमी मानने को तैयार नहीं है, भगवान बना के ही छोड़ेंगे, पत्थर का बना देंगे। चौबे जी गणपति हैं। अब गणपति आपके सामने खड़े हैं और उनकी सवारी दूसरे माइक पर बैठी है। और वो तो गणेश जी की कृपा है कि सवारी पर नहीं बैठे हैं, वरना वो सवारी जो अभी तक है कभी की थी हो जाती। मैं आपको बता दूं, ज्यादा नहीं है, मैं तो कई बार आ चुका। आजकल मैंने अपनी भाषा बदल दी है। मैं सुरेंद्र दुबे से भी पुराना कवि हूँ साहब, 20 साल पुराना। तो मैंने लंबी लंबी कविताएं लिखी, अपना हंसाने की बात करता था। आजकल मैंने अपना ट्रेंड बदल लिया है। 65 साल की उम्र में आके आदमी थोड़ा मैच्योर भी हो जाता है। अब मैं लंबी लंबी, ये तो उसी का कलेजा कि घंटे पर सुना दी उसने। मैं लंबी कविता नहीं सुना सकता, मैं जनता का भला चाहता हूँ, क्योंकि लंबी कविता सुनाने से एक्सीडेंट हो सकता है। हरिओम पवार जी आ गए, अभी आ गया। हरिओम पवार जी तो 2-3 घंटे पढ़ते भैया। अभी पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में इतनी लंबी कविता सुना दी कि सामने बैठा एक VIP चल बसा।
लंबी कविता से वो लंबा ही हो गया। तो जज ने आपकी कविता पर गया तो मेरी बात सुनो, पवार जी मैं तो छोटी सुनाता हूँ, अभी सुनाऊंगा मैं आपको छोटी। अब पवार जी की कविता से चल बसा, लंबी सुना दी, सामने वाले का कलेजा नहीं था, वो चल बसा। तो पवार जी पे हत्या का मुकदमा चला। जज ने कहा पवार जी कभी तो आप अच्छे हैं, लेकिन आपकी कविता से गांधी की हत्या हुई है, आप पर हत्या का मुकदमा चल रहा है, फांसी होने वाली है, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। पवार जी बोले जज साहब वो कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो समय नहीं करने वाला, बैठ जाइए, मेरे बाद में कोई आपको सुनाएंगे। फोटोग्राफर फोटो खींच रहा है, इधर सामने मैदान में आके खींच रहा है, इधर के हिस्से का क्या करोगे? फोटो तो आपको मैं फोटोग्राफर का भरोसा नहीं, एक तो मेरे पीछे खींच रहा था अभी, वो उसको वो इलाका अच्छा लग रहा था। इलाका ये मैं आपसे मेरे कुछ कहा नहीं, मैं किसी को जो घटनाएं होती रहती हैं बीच में मैं उनसे अपना काम निकालता हूँ। फोटो खींच रहा, माना फोटो खींच रहे हो, हृदय कली को सींच रहे हो, लेकिन इतना तो बतलाओ एक आंख क्यों मीच रहे हो? फोटोग्राफर मुझे माफ कीजिए, फोटोग्राफर गड़बड़ नहीं करता। मुझे दुख है कि जो लोग यहाँ खड़े होकर फोटोग्राफ कर लेते, वीडियोग्राफी बना रहे थे, उनको जनता ने हूट किया। नहीं साहब, जबरदस्ती नहीं खड़े, उनको खड़ा किया गया है, उनका काम है, अपने को कोऑपरेट करना चाहिए। मैं भी करता हूँ। मैं एक ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूँ जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। पहली बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था, उसका अभ्यास नहीं था। उसने जैसे ही अपना कैमरा मुर्दे के चेहरे पे फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकला स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया। अंजाम ये हुआ कि मुर्दा तो मुस्कुरा रहा था, फोटोग्राफर था पड़े हुए थे। हमेशा बातें उठाता हूँ, सुरेंद्र दुबे ने, शशिकांत ने इतना बढ़िया माहौल बना दिया कि मुझे आपको थोड़ा डाइवर्ट करना था। आइए, आजकल मैं छोटी छोटी कविताएं सुनाता हूँ, इशारों वाली कविताएं सुनाता हूँ। समझदार सामने बैठा हो तो इशारा काफी है। साली ने जीजा से कहा, इशारे की बात है, बच्चे को बिठा दीजिए। वो तो आएगा साहब, जब वो दुनिया में आया है तो प्रोग्राम में भी आएगा, वो तो क्या बात। मेरी इशारों की बात सुनिए, थोड़ी देर सुनाता हूँ कि साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाऊं। वाह, आपको बात पसंद आ रही है तो मुझे अच्छा लग रहा है। आजकल मैं ऐसे लिखता हूँ, चाय वाला आ गया है, ये किसी ने भेजा है जानबूझ करके मेरे को फ्लॉप करने के लिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ, दूसरों को खाते पीते नहीं देख सकता। ये षड्यंत्र है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं क्या करूँ साहब, ब्राह्मण हूँ, देख के डिस्टर्ब हो जाता हूँ। अब मेरा मन ही नहीं लग रहा। सारी जल्दी से निकाल लिया, रहने दे, बाद में मैं खुद ही बेच दूंगा। नीचे आया समझदार आदमी गया। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हो जाऊं। आपने इस बात को समझा तो मुझे अच्छा लग रहा है। इन दिनों में इसी प्रकार की बारीक बारीक बातें करने लगा हूं। एक बारीक बात देखिए, श्योर आपको मजा आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस है। एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। हाँ, एक किताब में एक सुंदर औरत की तारीफ पढ़ रहा था। क्या सुंदरता थी, 15 मिनट तक मैं ही हंसता रहा। यकीन कीजिए, सुंदरता भी हंसा सकती है अगर वो हिंदुस्तान की हो। मजा लीजिए, किताब में लिखा हुआ था कि उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। आप लोग मजा ले रहे होंगे, ये भी इधर से ही खींच रहा है, उसी खानदान का है दोनों भाई। फोटोग्राफर साहब मैं क्या बड़ा घबराता हूँ, आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, फोटोग्राफ में फोटो मेरा लिया है, पता नहीं कहाँ चिपका दे। तो भैया देखना जरा, स्माइल प्लीज। उस सुंदर स्त्री की, उस सुंदर औरत की दाईं आंख इतनी सुंदर थी कि बाईं आंख लगातार दाईं को देखती रहती थी। मैंने पूछ लिया, अगर दाईं भी बाईं को देख रही होती तो हास्यरस तो अपने आप ही हो जाता। आप इशारे से बात समझिए, सुनाता हूँ। एक और छोटी सी बात पे मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, बल्कि आपका इम्तिहान चाहता हूँ। क्या क्या किताब में पढ़ा मैंने, लिखा हुआ था कि अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो
अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए, बीवी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो बीवी नहीं है या फिर कार नहीं है। बात भी सही है, अपनी बीवी के लिए कार का दरवाजा कौन खोलता है? और असली बात तो यह है कि अपनी बीवी के साथ कार में जाता ही कौन है। और ये दृश्य दीजिए, देखिए महेंद्र अजनबी ने अपने ढंग का हास्यरस दिया। हास्यरस के कई प्रकार होते हैं, एक विराट रस है। महेंद्र अजनबी ने अपने ढंग से, पॉपुलर में रफी साहब उर्दू के लोकप्रिय शायर हैं, उनने अपनी बातें सुनाई। सुरेंद्र दुबे ने अपना शानदार काम किया। मेरे साथ जो काम मेरा अपना काम है, सबके अलग अलग मजे लीजिए। मैं भी अच्छा मजा दे लेता हूँ, मजा लेना आपको आना चाहिए। अगर कोई पति अपनी पत्नी के लिए कार का दरवाजा खोल रहा हो तो समझ जाइए कि या तो बीवी नहीं है या फिर कार नहीं है। और देखिए साहब, मैं बताता हूँ आपको, आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तानी स्त्रियां अपनी मांग में लाल सिंदूर डालती हैं। मैं एक ऐसी पड़ोसी बहन जी को जानता हूँ जो हरे सिंदूर का प्रयोग करती है। एक दिन मैंने पूछ लिया, बहन जी आप हरा सिंदूर क्यों डालती हैं? तो शर्मा के बोली, चौबे जी मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं। मेरे पति रेलवे ड्राइवर हैं, लाल झंडी देख के गाड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर नहीं चली जाए। क्या करें, चारों तरफ तो यही सीन है। मैं आपका विश्वास, ये शशिकांत को बताना चाहिए, मैं तो क्या बोलूंगा साहब। मैं तो गंभीर बातें करता हूँ, अच्छी बातें करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हास्यरस का ठप्पा लगा है तो लोग मुझे सीरियसली लेते नहीं। अभी एक सभा में मुझे डॉक्टरों के बारे में भाषण देना था पवार जी, डॉक्टरों के बारे में, डॉक्टर्स डे पर मुझसे कहा गया जनता के लिए भाषण दीजिए, डॉक्टर्स डे के डॉक्टर क्या होते हैं। तो मैंने बड़ा सार गर्भित गंभीर भाषण दिया। मैंने लोगों से कहा कि दोस्तों, डॉक्टर धरती पे भगवान का अवतार है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए कभी डॉक्टर के पास जाना पड़े तो ये सोच के जाना कि भगवान के पास जा रहे हैं। आपने तो ताली बजा दी, मगर डॉक्टरों ने मुझको बजाया अकेले में। बोले सारे हमारे बारे में ऐसा कह रहा था। मैं कहा मैं तो ठीक ही कह रहा था साहब, मगर डॉक्टर साहब आपको पता नहीं है कि डॉक्टरों के बारे में जनता क्या कहती है। जनता ये कहती है कि जब भगवान आदमी से नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और जब डॉक्टर आदमी से नाराज होता है। मैं तंजो मिर्जा के एक शायर को जानता हूँ। तंजो मिर्जा माने जो हास्य का कवि हिंदी में होता है, वही उर्दू में तंजो मिर्जा का शायर कहलाता है। तो एक तंजो मिर्जा का उर्दू का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। दोज़ख समझते ना, नर्क, जैसे हिंदुओं के लिए नर्क की व्यवस्था है ऐसे लिए मुसलमानों के लिए दोज़ख की व्यवस्था है, क्योंकि पापी तो दोनों जगह होते। तो हास्य का उर्दू का शायर, तंजो मिर्जा का शायर मरने के बाद में दोज़ख में गया। तो यमराज जो नर्क का मालिक था उसको देख के हंसने लगा। बेटा अब मालूम पड़ा दोज़ख क्या चीज़ है। उसको लगा कि हास्य का जो शायर है यहाँ का माहौल देख के घबरा जाएगा, इसकी सारी हंसी हवा हो जाएगी। मगर वो हास्य का शायर जोर जोर से हंसने लगा तो यमराज का मुंह बंद हो गया, कॉन्फिडेंस गिर गया। यमराज ने पूछा हंस क्यों रहा है बे? तो उसने शेर सुनाया यमराज को अपना लिखा हुआ कि हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, हमने किया गुनाह तो दोज़ख हमें मिली, दोज़ख का क्या गुनाह था दोज़ख को हम मिले। ये हास्य की बात है, आप तो क्या समझते हैं? बस महफिल जमानी होती है। पत्रिका वाले अनिल पवार यहाँ पर हो तो भगवान उनको सुरक्षित न रखे। अगला कल से मेरी सेवा में है भाई, ये वो फला नाम। आज बोल प्रोग्राम, जबकि सब प्रोग्राम देर से शुरू हुआ, आप जानते हैं 7 बजे से पीछे पड़ा रहा अनिल पवार, चलो चलो शुरू हो रहा है। मैं कहा ब्राह्मण हूँ कुछ खा लूँ, नहीं बोले खाना वहीं बटेगा। कवियों को बटता है, आपको मिलता है। और फिर ब्राह्मण की यही इमेज है, बटेगा। ब्राह्मण का रेटिंग समाज ने खराब कर रखा था, बेचारे को भिखारी बना दिया, देवता बना बना के भिखारी भी बना दिया। वहीं वहीं बटेगा। मैंने कितने बजे बटेगा अनिल पवार? बोले रात के 12 बजे। मैंने कहा खत्म हो गया तो बोला मैं हूं ना, जैसे खुद ही बैठ जाएगा। मैंने कहा आप तो हैं लेकिन मैं तो शाकाहारी हूं। ऐसी बात होती है ब्राह्मण के साथ में। मैं भाग्य खा नहीं पाया, उसके बिना कविता पढ़ रहा हूँ। ब्राह्मण का दुख, आपको हंसी आएगी, ये अजीब बात है, लेकिन ब्राह्मण का दुख आप सोच लीजिए साहब। ब्राह्मण को देवता बना के, जो अभी बात आपसे कही थी मैंने, कैरेक्टर खराब कर दिया। ब्राह्मण देवता नहीं बनना चाहता था, वो भी आपकी तरह मेहनत करना चाहता था,
लेकिन सारी जातियां हिंदुओं की ब्राह्मण से कुंठित थी। ये साला हीरो बना घूमता है, इसको निपटाना चाहिए। आप सभी जानते हैं, मेरी बात गौर से सुनिए, आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में 4 जातियां होती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन। क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन ब्राह्मण के खिलाफ प्लान बना के निकले। उसके पास आ जाके बोले कि आप हमारे देवता हैं, आप कोई काम नहीं करेंगे, काम हम करेंगे, आप केवल खाना। ये ब्राह्मण को धीरे धीरे निपटाने का प्लान था। जब फुकट का खिला खिला के कैरेक्टर खराब कर दो, एक दिन ये कटोरा लेके चौराहे पे मिलेगा। ब्राह्मण समझा नहीं, फुकट का मिला तो खूब खींचा, शताब्दी तो मुझसे ही मैं खाता रहा, स्थायी किस्म का खाऊ हो गया। बाद में महंगाई आ गई, अब कोई पूछता नहीं है, प्लान सक्सेसफुल। ब्राह्मण देवता प्राय दुखी पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी भाव बढ़ जाते हैं जब श्राद्ध पक्ष आते हैं। श्राद्ध पक्ष में हर टुइया ब्राह्मण भी अमिताभ बच्चन हो जाता है। चारों ओर से निमंत्रण आते हैं, हमारे बाबा का खा लो, नाना का खा लो। जिन बाबा और नाना को लोग जीते जी ठीक से नहीं खिलाते, उनको मरने के बाद में ब्राह्मण के माध्यम से खिलाते हैं। बात गलत। मैं साहब श्राद्ध का नहीं खाता, क्यों खाऊं? जब मैं जिंदा हूं तो खुद अपनी कमाई का खाऊंगा, दूसरे की डेड बॉडी का क्यों खाऊं? डेड बॉडी श्राद्ध माने दूसरे का मरा हुआ खाओ, पसंद नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, ग्वालियर में चौबे होने की वजह से मेरी काफी रेपुटेशन है। एक क्लास ब्राह्मण हूं। आपको हंसी आती है, लेकिन मैं सच्ची बात बता रहा हूं आपको। ग्वालियर में ठाकुर साहब मेरे पड़ोस में रहते हैं। श्राद्ध पक्ष में आए, बोले चौबे जी मेरे पिताजी का श्राद्ध है, आपको खाना खाने आना है। मैंने कहा ठाकुर साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूं। आप लोग समझ में, अगर वो नहीं समझा कैसे समझता? ठाकुर साहब, ठाकुर माने ठस, मतलब ग्वालियर का ठस की बात कर रहा हूं मैं। मेरे पिताजी का श्राद्ध खाना खाने आना है। मैं कहा साहब मैं श्राद्ध का नहीं श्रद्धा का खाता हूँ। बोला क्या मतलब? मैं कहा जब तेरे पिताजी जिंदा थे तब कभी क्यों नहीं बुलाया? तब कभी नाश्ते पे भी नहीं बुलाया? मरने के बाद में डायरेक्ट लंच पे बुला रहा है। मैं तेरे पिताजी का एजेंट हूँ क्या? उनका माल खाऊं और वहीं पहुंच जाऊं? मैंने कहा मैं तो नहीं आ रहा। तो ठाकुर बुरा मान गया, बोले नहीं आओगे तो अगले साल तुम्हारा ही मनेगा। इस बात ने मुझे टेंशन में डाल दिया। मैंने कहा ऐसा क्या? मैंने कहा तैयारी करने में आ रहा हूँ, और भगवान ने चाहा तो आज शाम को 13 मना के लौटूंगा। हंसने की बात नहीं है, सच्ची कहानी है कि मैं गुस्से में उसके पिता के श्राद्ध में खाने गया, पालती मार के बैठा, 3 घंटे तक नॉन स्टॉप खाया। ठाकुर भी मेरी क्षमता देख करके ऊब गया, बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो दे। मैं तो तैयारी से गया था, मुझे मालूम था घबराएगा ये। बोला बीच में पानी तो पी लो, वो मुझसे बोला। उसको लगा कि ये भी खा के कहीं यहीं नहीं लेट जाए, तो 2-2 बापों का मैं एक साथ क्या करूंगा। बोला बीच में पानी तो पी लो। मैंने भी कह दिया बीच आने तो, जरा बीच में तू मत आ, वरना हूं तो मैं ब्राह्मण, मैं आज इतने गुस्से में हूं कि नॉनवेज भी खा सकता हूं। ठाकुर ऐसा भागा फिर नहीं दिखा। इस देश में पेट की अनंत संभावनाएं हैं, पेट में कुछ भी कितना भी जा सकता है। मुझे याद है एक हाथी का ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन के बाद में डॉक्टर ने नर्स से पूछा अपने औजार तो गिन लिए, पूरे तो हैं? नर्स बोली डॉक्टर साहब औजार तो पूरे हैं, मगर छोटे वाले डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे। तो असली बात दोस्तों ये है कि ये जो मेरा फूला हुआ पेट आप देख रहे हैं, ये खाने के मारे नहीं, मस्ती के मारे फूला हुआ है। लोग समझते हैं बहुत ज़्यादा खाता हूँ, यकीन कीजिए मैं बहुत कम खाता हूँ। लोगों के गम खाता हूँ, हिंदुस्तान की हालत पर रहम खाता हूँ। आप मेरा भरोसा करें तो मैं आपकी कसम खाता हूँ। वाह! साहब मैं झूठी बोलता, मैं वाकई बहुत कम खाता हूँ। किसी को भरोसा न हो तो कल सुबह बुला के देख ले। आप हमारे मालिक हैं, और एक बार मैं आपके यहाँ खाने के लिए आया तो भगवान आपका मालिक होगा। इसलिए अच्छा है कि मुझे आज जाने दीजिए, मैं नहीं खाता आज यहाँ पर। लेकिन मैं आपको बता दूं साहब, विश्वास कीजिए, वैसे तो मैं बहुत कम खाता हूँ, मगर कोई मुझे चैलेंज करते तो फिर कर दे तो मैं अपना जलवा दिखा देता हूँ। जलवा? हाँ, दिखाया मैंने 2 महीने पहले ग्वालियर में। ऐसा जलवा कि सामने वाला देखता ही रह गया। मेरे पड़ोस में एक सेठ जी रहते हैं, उनका बिजनेस ठप हो गया, बुरा वक्त आ गया, धंधा मंदा हो गया, तो बेचारे ने 10 लाख रुपए बैंक से लोन लेकर के एक शाकाहारी भोजनालय शुरू किया।
शाकाहारी भोजनालय, और इतना सस्ता रेट रखा था इस जमाने में कि आप कल्पना नहीं कर सकते। 25 रुपए में थाली, ताकि धंधा अच्छा चले, ग्राहक आए। तो उसने स्कीम फेंकी मार्केट में, बाहर बोर्ड लगा दिया 25 रुपए में थाली, जिसमें 6 रोटियां शुद्ध घी वाली, ये कटोरी की दाल, 2-2 सब्जियां, पापड़, रायता, मिठाई बिठाई, पेपर नैपकिन तक, गुलाब जामुन। और नीचे लिख दिया कि 25 रुपए में तो इतना पाएं, और 50 रुपए लेके आए तो चाहे जितना खाएं। मेरे को 50 रुपए वाली स्कीम पसंद आई। 25 में मेरा क्या होता? मेरे को 50 रुपए वाले अच्छे लगे। मैंने कहा अपन देखते। अच्छा, मेरा पड़ोसी था इसलिए दुश्मन भी थे। मैं कहा निपटाता हूँ इसको। मैं 50 रुपए लेकर के, दूसरे दिन ओपनिंग था तो मैं पहुंचा, 11 बजे पहुंचा मैं ओपनिंग के टाइम पे। पहला ग्राहक मैं था और आखिरी भी। सुबह 11 से रात के 9 बजे तक मैंने किसी को घुसने नहीं दिया, वो जलवा दिखाया। और कोई आता कैसे ग्राहक, रोटी बचे तो खाए, तवे से उतरी और इधर 9 बजे तक मैंने अकेले जलवा दिखाया साहब। यहाँ तक कि खाना बनाने वालों तक ने लंगर में खाया। रात को 9 बजे निकला मैं, मुंह से पत्ताव देता हुआ, पेट पे हाथ फेरता हुआ। तो दुकान का मालिक सेठ मेरे को काफी जलती निगाह से देख रहा था। दूसरे दिन मैं फिर 50 रुपए लेके पहुंचा तो वहां पे एक बोर्ड लगा था, यहां केवल मनुष्यों को खाना खिलाया जाता। साले की एक ही दिन में हवा निकल गई।